तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। ये तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। और दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्तों, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज से अपन नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया सेशन शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी जो इतिहास की जो बुक है, उसकी एनसीईआरटी जो आपकी बुक चलती है, जो आपके सिलेबस है उसके अंदर, उसका जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है ईंट मन के अस्तियां। ये पाठ पढ़े इससे पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में बेसिक परिचय हो जाए, सामान्य जानकारी हो जाए कि इतिहास अपन क्यों पढ़ते हैं, इतिहास में कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया जाता है, क्यों अपने लिए इतिहास आवश्यक है, उन सभी बातों का अपन जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास। इतिहास जो शब्द है वो इति प्लस है प्लस आज शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होगा ऐसा निश्चित रूप से था। इति का मतलब ऐसा, है का मतलब निश्चित रूप से, और आज का मतलब था। तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा निश्चित रूप से था। उसके बाद में इतिहास के स्रोत की बात करते हैं कि इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोतों में बांटा गया। तो इसके पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो पुराने हैं और पुरातत्व द्वारा इकट्ठा किए गए हैं। ऐतिहासिक स्रोत जो इतिहास से रिलेटेड है वो। साहित्यिक स्रोत, इसके अंदर कुछ पुस्तकें आएंगी, कुछ किताबें आएंगी, कुछ ग्रंथ आएंगे, उनकी बात इसके अंदर की जाएगी। वंशावली, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं के जो वंशक्रम है, उनके जो नामांकन है, उन्होंने कौन कौन से काम किए, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद में इतिहास की भाग की बात करेंगे कि इतिहास को कितने कालखंडों के अंदर बांटा गया, इतिहास के कितने भाग हैं, उनकी अपन बात करेंगे। तो इतिहास के मुख्य रूप से तीन भाग किए जाते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, ये प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है कि इसके अंदर जानकारियां तो थी, लेकिन इसको पढ़ने वाला लिखने वाला नहीं था। इसको अपन प्राग ऐतिहासिक काल में बांटेंगे। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसका जिक्र किया जाएगा, जो आपका पहला पाठ है इसी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर है। फिर ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन भारत आएगा, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इस प्रकार से इतिहास को बांटा गया है। फिर पूर्व पाषाण को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, निम्न पूर्व पाषाण, उसके बाद में मध्य पाषाण और उच्च पूर्व पाषाण। तो इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। तो इतिहास का जनक है वो कौन था, ये इतिहास अपन को दिया किसने? तो विश्व इतिहास का जनक है वो था हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम का एक व्यक्ति था, उसने इतिहास लिखा और उसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरी का। उसके बाद में जो अपना भारतीय इतिहास है उसका जनक है महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। महाभारत के रचयिता माने जाते हैं, जिनको कृष्ण देवयापन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतिहास का सामान्य परिचय, इतिहास की सामान्य जानकारी। अब आपका जो पहला पाठ है ईंट मन के और अस्थियां, उसके अंदर अपन बेसिक जानकारी की बात करते हैं कि ईंट मन के और अस्थियां, ये जो पहला अध्याय है किसके ऊपर है? तो ईंट मन के और अस्थियां जो पूरा अध्याय है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पर है। इस पूरे पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आपको हड़प्पा सभ्यता मिलेगा। इसके अंदर कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत यहाँ से मिले हैं, कौन कौन से स्थान है, उनकी बात की जाएगी। उनकी खुदाई किसने करी है, वहां से कौन कौन सी सामग्री मिली है, वहां पर किस प्रकार की कृषि होती थी, किस प्रकार से व्यापार वाणिज्य किए जाते थे, किन किन से देशों से संबंध थे, ये सारी चीजों का जिक्र इसके अंदर होने वाला है। तो देखिए, हड़प्पा के टीलों की सबसे पहले खोजा किसने? तो सबसे पहले खोजा था चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज था, उसने खोजा। ये एक सैनिक था, इसका अपने सैनिक प्रणाली के अंदर किसी प्रकार की रुचि नहीं। होने को तो ये सैनिक है, लेकिन इसके अंदर अपनी जो सैनिक प्रणाली में किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में ये इसने विश्व का भ्रमण किया। घूमते घूमते ये भारत की ओर बढ़ता है, तो वहां पर ये देखता है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे। ये पश्चिम की साइड जाता है और वहां पर इसको एक टीला मिलता है, उसको चार्ल्स मेसन नाम का आदमी है वो खोजता है। कब? सन 1826 में खोजता है। तो सबसे पहले हड़प्पा के टीलों को सबसे पहले किसने खोजा? चार्ल्स मेसन ने खोजा था सन 1826 में। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का व्यक्ति आता है, उसके द्वारा हड़प्पा का सर्वे किया जाता है सन 1853 में। 1853 और 1856 में उसका सर्वे किया जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, आपके एक प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के अंदर कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था? तो भारतीय पुरातत्व का जनक या पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल है या महानिदेशक है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं, जो इस पूरे पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इसको भारतीय पुरातत्व का जनक या पहले डायरेक्टर जनरल के नाम से इनको जाना जाता है। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद में भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है सन 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन होता है सन 1902 में जॉन मार्शल के शासनकाल के अंदर। तो पुनर्गठन किया जाता है। जॉन मार्शल है, ये भी सैनिक विभाग के कर्नल थे एक तरह से, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल के सानिध्य के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया जाता है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति अपन देखेंगे, इसका विस्तार अपन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के अंदर इसका विस्तार किस प्रकार से था।
तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार बताया गया। देखिए इधर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एक स्थान है मांडा, मांडा से लेकर के इधर, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था विभाजन से पहले, ये अपन बात कर रहे हैं 1947 से पहले की स्थिति। तो इधर भारत है और इधर पाकिस्तान है। यहाँ मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इधर आएगा सूता कागेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, इधर देमाबाद महाराष्ट्र और इधर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान मिले हैं, स्थल मिले हैं, अलग अलग पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ पर स्थान मिले हैं। तो इसकी जो आकृति है, अगर इन सबको मिलाई तो इनकी आकृति को त्रिभुजाकार होगी। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार इसका आकार होगा। इसका क्षेत्रफल यानी पूरी सभ्यता है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी, तो ये पूरी सभ्यता है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी पूरा क्षेत्रफल था, इसका पूरा डायरेक्शन था। उसके बाद में उत्तर से दक्षिण में क्रम हो जाएगा 1400 किलोमीटर। ये जो उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई है ये 1400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम, ये जो पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई होगी ये 1600 किलोमीटर है, जो कि मुंडिकाक और सुरतगोई अफगानिस्तान तक होगी। इसकी जो ये पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई है ये 1600 किलोमीटर, जो कि मुंडिकाक और सुरतगोई अफगानिस्तान से। ठीक है, अब इसके समय शासनकाल की बात करते हैं। इसका समय शासनकाल है आपकी एनसीईआरटी बुक में 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक दे रखा है। अब आप कह दोगे कि सर ये ईसा पूर्व क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, क्योंकि जैसे अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों ने अपने भारत के अंदर जो वंशक्रम चलता था, जो शासन व्यवस्था चलती थी, जो अपने राजा महाराजाओं का समय था, उन्होंने उनको कहा कि भाई आपके जो राजा महाराजा है उनका जो जन्म है, उनका जो वंशक्रम है, उनकी सनी चलेगी उल्टी, क्योंकि उनका जो अंग्रेजों का जो था ना भगवान था, तो भगवान था वो ईसा मसीह था। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सनी चलेंगी उन्होंने कहा कि वो सभी उल्टी चलेंगी। तो अपने वाले बोला अशोक का वंशक्रम, मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य उनका वंशक्रम, बोले वो सभी सने हैं वो उल्टी चलेंगी। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका समय शासन काल था। उसके बाद में स्थिति मैंने आपको बताई दी है, इधर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो ये लंबाई चौड़ाई हो गई है। उसके बाद में कितने स्थल अब तक खोजे गए हैं, 1400 से अधिक स्थल अभी तक खोज दिए गए। भारत के अंदर 900 से अधिक है और पाकिस्तान के अंदर 480 से अधिक इसके स्थल है वो खोज दिए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकन किस प्रकार से हुआ, मतलब ये जो सभ्यता मिली इसका नाम किस प्रकार से रखा गया था, अलग अलग मत प्रचलित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नामांकन पर 3 सर्वप्रसिद्ध मत प्रचलित है। कौन कौन से उनकी बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो सभ्यता मिली ये कौन सी नदी के किनारे मिली, सिंधु नदी के किनारे मिली। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, क्योंकि सिंधु नदी है मैन तो, और उसकी सहायक नदियां, घाटी का मतलब क्या होता है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे स्थित होने के कारण इसको क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में दूसरा मत प्रचलित है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब जो इतिहासकारों जो साक्ष्य मिले हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं भारत में मिलने भी शुरू हो गए। सिंधु नदी आपको पता है यहाँ से निकल करके फिर पाकिस्तान में चली जाती है, भारत इसका 20% यूज करता है, 80% पाकिस्तान है वो उसके जल का उपयोग करता है। अब कुछ साक्ष्य है वो भारत में मिलने शुरू हो गए। भारत में प्राचीन समय में एक नदी बहती जिसका नाम था सरस्वती, आजकल वर्तमान में वो नदी है वो लुप्त हो गई। तो अब इतिहासकारों ने कहा कि इसका नाम अपन कर देते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये जो सभ्यता है इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा, एक तो सिंधु नदी थी और एक सरस्वती, और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे स्थित होने के कारण इसको क्या कहा गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। तो ये दूसरा मत प्रचलित है। तीसरा इसका नामांकन किया गया हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पर पहले लाहौर से लेकर कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पटरी बिछाई जा रही थी 1856 में, 1856 में एक लाहौर से लेकर के कराची तक दो भाई थे, उनका नाम था बर्टन बंधु। इन बर्टन बंधुओं के द्वारा ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे जो पटरी है ये बिछाई जा रही है। इसमें रोडियां कम पड़ गई थी, रोडियां कम पड़ने के कारण जो चार्ल्स मेसन को जो टीला मिला था उसमें से कुछ ईंटें उखाड़ दी, वो टीला ईंटों का था, उसमें से कुछ ईंटें हैं वो उखाड़। अब जैसे जैसे उनको ये पता नहीं था कि भाई ये ईंटें अपन उखाड़ रहे हैं, यहाँ से एक विशाल नगर ये सभ्यता मिल सकती है। तो जैसे ईंटें उखाड़ी, आधी से ज्यादा ईंटें उखाड़ ली, उसके बाद में उनको कुछ साक्ष्य मिलने शुरू हो गए। जैसे ही साक्ष्य मिले तो उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को रिपोर्ट की, उन्होंने फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। उसके बाद में जो सबसे पहला नगर खोदा गया, जैसे खुदाई शुरू करी और शुरू करने के बाद में जो सबसे पहला नगर खोदा गया उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा। अब उसके
जो नाम है हड़प्पा सभ्यता, ये सबसे पहले जो खोजा गया नगर था उसके लिए रखा गया कि भाई इसका जो नाम है ये अपन, क्योंकि सभी जो इतिहासकार है वो एक मत नहीं हो पाए, और एक मत नहीं होने के कारण इसको कह दिया कि भाई जिस जो सबसे पहले नगर मिला है, जो सबसे पहले स्थान मिला है, उसके नाम पर इस सभ्यता का नामकरण अपन कर देते हैं। तो इसलिए इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता कर दिया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले खोजा गया नगर है वो हड़प्पा मिलने के कारण इस सभ्यता का नामांकन है वो हड़प्पा सभ्यता कर दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता था। आप ये पहला पार्ट पढ़ोगे ईंट मन की रस्तियां, इसमें पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की जगह आपको हड़प्पा सभ्यता नाम है वो देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। तो इसका सबसे उचित उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखना है आपको, पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद में कुछ पुरावस्तु मिली है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। पूछ लेगा विशाल सराहनागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, काशी की नरतेरथ नारी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, शंख से बनी हुई वस्तुएं कहाँ से मिली हैं। तो इस प्रकार से सीधे फैक्ट से प्रश्न पूछेगा। तो कुछ पुरावस्तुएं मिलती है, कुछ अवशेष मिलने शुरू हुए जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पुटअप होंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली जो वस्तु मिली है वो मिली है हड़प्पाई मुहर। सबसे विशिष्ट पुरावस्तु यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है जो सबसे पहले मिली वो थी हड़प्पाई मुहर। ये जो हड़प्पाई मुहर है ये सेलखड़ी नामक एक पत्थर था, बहुत ही मुलायम पत्थर था। उस मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। इसके ऊपर एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है और एक ऊपर एक लिपि लिखी गई है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक कुछ चित्र लिखे हुए ऊपर कुछ चित्र से बनाए गए, तो उस लिपि को इतिहासकारों ने नाम किया कि ये भाव चित्रात्मक लिपि है। ये लोगों ने अपने भाव को प्रदर्शित करने की इस लिपि को बनाया, क्योंकि अनुमान लगाया, पढ़ा तो किसी ने था नहीं, तो इसलिए अनुमान लगाया, तो उस लिपि को उन्होंने कह दिया कि भाव चित्रात्मक लिपि है। तो देखिए इस मुहर पर एक श्रृंगी बैल का चित्र है और इस पर एक लिपि लिखी गई जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया। दूसरा, मिट्टी से बने हल मिले हैं, कुछ कई स्थानों से मिट्टी से बने हल मिले हैं। तो मिट्टी से बने हल है वो अपनी चोलिस्तान और बनावली से मिले। चोलिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, जैसे भारत के अंदर एक थार का मरुस्थल स्थित है वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी मरुस्थल है। तो अपने वाले तो उसको कहते थे थार और पाकिस्तान वाले उसको कहते थे चोलिस्तान। तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप है चोलिस्तान पाकिस्तान से और बनावली जो अपने हरियाणा में पड़ता है वहां से मिले। उसके बाद में शंख से बनी हुई कुछ वस्तुएं मिली हैं जो कि नागेश्वर और बालाकोट से मिली है, जो अपने महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उसके बाद में फयांस से बनी हुई कुछ वस्तुएं मिली है। फयांस क्या था, एक चिकनी मिट्टी हुआ करती थी, उसके अंदर बालू रेत है वो घिस करके फिर इस फयांस को बनाया जाता था। इसके अंदर सुगंधित पदार्थ डालने के लिए, जैसे इत्र की कोई बोतल होती है उसके लिए इसका फयांस का प्रयोग होता था, जो कि अमीर परिवार के लोग करते थे, जो विलासिता की वस्तुओं को ही प्रदर्शित करता है। उसके बाद में कुछ बाट मिले हैं। बाट जो है ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। याद रखना इस चीज को, जो बाट है ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट नामक एक पत्थर होता था, उससे बाट है वो बनाए जाते थे। उसके बाद में विशाल अनागार और विशाल स्नानागार मिले, यानी बड़े बड़े माल गोदाम मिले जिसके अंदर अन्न रखा जाता था। तो विशाल अनागार और विशाल स्नानागार, बड़े बड़े स्नानागार है वो मिले हैं, विशाल जलाशय है वो मिले। तो मोहनजोदड़ो से ये चीजें मिली है। उसके बाद में कांस्य की नृत्यरत नारी की प्रतिमा मिली है, एक कांस्य की मूर्ति मिली है जो नृत्य करती हुई नारी को प्रदर्शित करती है। तो कांस्य की नृत्यरत नारी की प्रतिमा है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद में दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, या एग्जाम में आपको पूछ लेगा एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य या एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य हैं वो अपने मिलते हैं कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है वो थी नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि पहले पूरे शहर का नियोजन किया गया था, उसके बाद में नालियों को बनाया गया था, नालियां और गलियों को छटाकर बनाया गया था, उसके ऊपर फिर गलियों को बना करके फिर मकानों को उनके इर्द गिर्द बनाया जाता था ताकि पूरे शहर से जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से उसका सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, नियोजित जल निकास प्रणाली। और नगरों को इस प्रकार से बनाया जाता था, ये जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से 90 डिग्री कोण पर ये सड़कें हैं ये काटती थी। इसको क्या कहा जाता था, ये गिरड पत्ती कहा जाता था इसको। ये 90 डिग्री कोण पर काटेंगी सड़कें, इसको कहा जाता जालसा बन गया, तो ये गिरड प्रणाली होती थी। तो इसी प्रकार से इनका इस पूरे नगर का नियोजन किया गया था। पहले नियोजन यानी कि पहले इसकी डिजाइन बनाएगी, उसके बाद में पूरे शहर का विकास है वो किया गया। तो ये ग्रिड पत्ती होती थी। स्थलों की बात करेंगे, उसके अंदर जो हड़प्पा है वो सबसे पहला स्थल की बात की जाएगी यहाँ पर हड़प्पा की। तो हड़प्पा का सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, इन्होंने उत्खनन करवाया था। तो आपके प्रश्न पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा स्थल है, उसकी खोज कब एवं किसने की थी। तो सन 1921 में दयाराम साहनी नाम का व्यक्ति था,
एक इतिहासकार था, उन्होंने इसका उत्खनन कराया, खोज करी। उसके बाद में सबसे पहले खोजा गया नगर भी हड़प्पा था। इसी नगर के नाम पर इस सभ्यता का नामांकन कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था उस 3 प्रचलित कि भाई हड़प्पा नाम क्यों रखा गया था, तो हड़प्पा इस नगर के कारण इस सभ्यता का नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। उसके बाद में इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत, एक तो भारत के अंदर है और एक पाकिस्तान के अंदर है। जैसे विभाजन हुआ तो एक पंजाब है पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका मोटन गोमरी जिला था, उसको वर्तमान में साहिवाल जिला बोलते हैं। नदी थी रावी, वहां पर इसकी स्थिति ज्ञात की गई। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वो होगा मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। स्थिति की बात करते हैं, पाकिस्तान की सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी स्थिति प्राप्त हुई है, इसके पुरावशेष प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। नदी थी सिंधु नदी। अब देखिए सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा था, लेकिन सबसे विशिष्ट जो नगर था ये मोहनजोदड़ो था, सबसे प्रमुख। खोज हुई थी सन 1922 में, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर माना जाता है। मोहनजोदड़ो नगर है ये 2 भागों में विभाजित था। ये मोहनजोदड़ो नगर है ये 2 भागों में विभाजित है, एक तो पूर्वी साइड और एक पश्चिमी साइड। जो पूर्वी पश्चिम साइड में स्थित था वो छोटा ऊंचाई पर था। ये देखिए लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो नगर 2 भागों में विभाजित था। यह एक नियोजित शहर था, पहले इसका नियोजन किया गया था, पहले योजना बनाई उसके बाद में इस नगर को बसाया गया था। एक तो था छोटा परंतु ऊंचाई पर जो पश्चिम की साइड में था उसको कहते थे नगर दुर्ग। ऊंचाई पर था जो पश्चिम की साइड है उसको कहते थे नगर दुर्ग, जिसे नगर दुर्ग कहा गया। और दूसरा था पूर्व की साइड जिसको निचला नगर, जिसमें आम जनता रहती थी, उसको निचला नगर कहा जाता था। तो ये 2 भागों के अंदर विभाजित था। दुर्ग को दीवार से घेरा जाता था, जो दुर्ग था उसको दीवार से चारों तरफ घेरा जाता था। उसके बाद में तीसरी बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो सबसे ज्यादा पुरावशेष में प्राप्त हुई थी काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद में स्थिति इसकी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये मिली है, इसके पुरावशेष मिले हैं। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां से कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है वो मिले हैं। नदी है सरस्वती नदी। उसके बाद में नंबर 4 पर बात करते हैं चनहुदड़ो की। तो चनहुदड़ो की जो स्थिति है पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े नगर हैं, जितने भी बड़े पुरा स्थल है वो सभी पाकिस्तान के अंदर है। भारत में भी है लेकिन भारत में छोटे। चनहुदड़ो है वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांत। यहाँ पर मनके बनाने और मोती बनाने के कारखाने मिले हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा मनके बनाने और मोती बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, चनहुदड़ो से। उसके बाद में ये शिल्प उत्पादन में प्रसिद्ध नगर था, शिल्प है वो यहाँ पर उसका उत्पादन ज्यादा किया जाता था। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे छोटी बस्ती थी, लगभग 7 हेक्टेयर में। उस समय की सबसे छोटी बस्ती थी चनहुदड़ो 7 हेक्टेयर, और सबसे बड़ी थी मोहनजोदड़ो जो कि लगभग 120 हेक्टेयर में। उसके बाद में धोलावीरा की बात करते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के अंदर इसकी स्थिति मिलती है। सर्वप्रथम यहाँ से स्टेडियम या खेल मैदान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, 2 जगह से मिले हैं। नहरों, सिंचाई के लिए नहरों और जलाशय के साक्ष्य, एक तो धोलावीरा और एक दूसरा सूरतगई जो अफगानिस्तान के अंदर है वहां से मिले। यह आधुनिक भारत की सबसे बड़ी बस्ती थी। आधुनिक भारत के अंदर खोजा गया सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ी बस्ती है वो धोलावीरा थी। उसके बाद में बात करते हैं लोथल की। लोथल की जो स्थिति है गुजरात का अहमदाबाद जिले से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल होगा। उसके बाद में बात करते हैं रोपड़ की। इसकी स्थिति पंजाब के अंदर। नदी है सतलज नदी। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना। सबसे पहली खोजी गई धातु है तांबा, सबसे ज्यादा यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से मिला है, तो तांबे की कुल्हाड़ी है उसके साक्ष्य मिले। मानव के साथ कुत्ते दफनाने की साक्ष्य भी मिले, और मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जो जानवर है वो भी कुत्ता था। तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले। उसके बाद में बात करते हैं बनावली। इसकी स्थिति हरियाणा का जो हिसार जिला है वहां से इसकी साक्ष्य मिलते हैं, उसकी स्थिति मिलती है। यहाँ से मिट्टी से बने हल्के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी आपकी पहली क्लास ईंट मन के और अस्थियां उसका पहला पार्ट। इससे आगे अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।